हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस वर्ड क्या कहता है? कोडोमिनेंस वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। को मीन्स होता है साथ और डोमिनेंस होता है प्रभावी, यानी कि ऐसे दो जीन की एलिलिक फॉर्म जो एक साथ प्रभावी हो रहे हैं या एक साथ डोमिनेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। कोडोमिनेंस के अंदर होता क्या है? इन दिस फिनोमेना बोथ द जीन एक्सप्रेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इन F1 हाइब्रिड प्रोजेनी, यानी कि इस फिनोमेना के अंदर जो दोनों जीन हैं, जो जीन के दोनों फॉर्म हैं, बोथ द एलिलिक फॉर्म भी लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ पर बोथ द जीन की जगह आप बोथ द एलिलिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर एक यह है एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए। एक्सप्रेस्ड पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट इन F1 हाइब्रिड प्रोजेनी, यानी कि वो F1 हाइब्रिड प्रोजेनी जिसमें दोनों फॉर्म मौजूद हैं, वो दोनों फॉर्म ही अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर वेयर एज बोथ द कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इक्वली। सपोज दैट, इसमें ऐसा समझिए कि F1 हाइब्रिड के अंदर कोई एलिलिक फॉर्म ए और बी फॉर्म मौजूद है, तो यहाँ पर ए भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और बी भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर ए और बी की ब्लेंडिंग नहीं होगी कि भाई ए और बी ने कोई जो है साझा कर लिया है, या कोई जो है कोई कह सकते हैं कि ए और बी ने जो है एक वो कर लिया है कि नहीं तुम मत एक्सप्रेस हो, मैं मत एक्सप्रेस होता हूँ। इस तरीके से वहाँ पर दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर की कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन बोथ द कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इक्वली। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में हर बच्चे ने पढ़ रखा है, क्योंकि ये बहुत जूनियर क्लासेस से भी पढ़ाया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप टाइप होते हैं वो 4 ब्लड ग्रुप टाइप होते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, बस हमको यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि उसका जेनेटिज्म, यानी कि उसका जेनेटिक फिनोमेना कैसे जो है रेगुलेट होता है। ABO ब्लड ग्रुप उसको कंट्रोल किया, ये लाइंस मैंने पूरी NCERT से ली है यहाँ से लेके। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप विच इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ABO ब्लड ग्रुप जो जीन को ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन का नाम क्या है? जीन को बोला जाता है आई बोला जाता है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC, सपोज दैट किसी RBC की जो ये RBC है, ये कोई RBC है ना, इस RBC की सरफेस पे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC है शुगर पॉलीमर, इसके ऊपर एक शुगर पॉलीमर है दैट प्रोट्रूडेड फ्रॉम इट्स सरफेसेस, यानी कि वो शुगर पॉलीमर इसकी सरफेसेस के बाहर निकल रहा है। प्रोट्रूडेड मतलब बाहर निकल रहा है फ्रॉम इट्स सरफेस, एंड द काइंड ऑफ द शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, यानी कि ये जो RBCs का जो आई जीन है, ये एक स्पेसिफिक शुगर को बनाने के लिए जो है बनाने को रेगुलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर इस शुगर पॉलीमर के ऊपर ये जो शुगर पॉलीमर की जीन जो है वो RBC के सरफेस पे प्रोट्रूडेड है, मतलब बाहर निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इस जीन का आई, ये जो जीन आई है हैज 3 एलिलिक फॉर्म, IA, IB एंड I। ठीक है, ये जो जीन है आई, इसके 3 एलिलिक फॉर्म हैं, IA, IB एंड I। ठीक है, और यहाँ पर IA, IB एंड I जो है ये 3 एलिलिक फॉर्म है जो कि ABO ब्लड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर द एलील्स IA, IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ शुगर व्हाइल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ठीक है, यानी कि अगर IA है तो वो अलग तरीके का शुगर करेगा, IB है तो वो एक अलग तरीके की शुगर बनाएगा, और अगर I है तो वो किसी भी तरह की शुगर नहीं बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा है कि I एंड IB डोमिनेंट ओवर I। ठीक है, यानी कि यहाँ पर I जो है वो आपका I और IB डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल I के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके NCERT की बुक में भी एक टेबल बनी हुई है, एलिलिक फॉर्म फ्रॉम पेरेंट A। सपोज दैट किसी पेरेंट A से हमें कोई जो है फॉर्म मिलता है, कोई पेरेंट हमने B मान लिया है। ठीक है, भाई किसी भी बच्चे के अंदर जो आएगा जीन वो पेरेंट से ही तो आएगा।
ठीक है, ए फॉर्म बी फॉर्म, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पेरेंट को ए मान लिया, दूसरे पेरेंट को बी मान लिया है, तो उसकी वजह से जो बच्चा है या ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप डेवलप होगा वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर IA ब्लड ग्रुप, ठीक है, सपोज दैट एक पेरेंट से जो एलिलिक फॉर्म मिल रहा है वो IA मिल रहा है, जो B से मिल रहा है वो IA मिल रहा है, तो यहाँ पर जीनोटाइप बन गया IA यानी कि ब्लड ग्रुप हो गया A। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है एलिलिक फॉर्म पेरेंट से IA मिला, B से I मिला, स्मॉल i क्यों मिला? हो सकता है कि जो पेरेंट B था उसके पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन रहा हो, ठीक है, और उस गैमेट में केवल यही वाला कॉम्बिनेशन गया हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर बी पेरेंट में ऐसा क्यों है भाई? बी पेरेंट में हो सकता है कि बी पेरेंट के पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन रहा हो आरबीसी में, और जब गैमेट्स बने हो तो गैमेट्स बनने में ये सेग्रीगेट हो गया हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो यहां पर उस गैमेट को ये वाला मिला हो। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ए पेरेंट ये वाला कैरी करेगा, उल्टा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर जो जीनोटाइप है IA और I हो गया, तो यहां पर ब्लड ग्रुप हुआ A। यहां पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि यहां पर जीनोटाइप चाहे IA हो तो भी ब्लड ग्रुप A होगा, चाहे जीनोटाइप A और IA और स्मॉल i हो तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? A ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि A डोमिनेट करेगा I पे और उसी हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि B के पास ही स्मॉल i रहेगा, हो सकता है A के पास भी रहे, तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल उसको रटने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसा B के लिए चलाइए आप, B ब्लड ग्रुप के लिए IB और B, और यहां पर भी IB मिला, IB मिलके बन गया B ब्लड ग्रुप। ऐसा ही यहां पर अगर IB इधर से मिला और स्मॉल i इधर से मिला तो यहां पर IB और स्मॉल i ब्लड ग्रुप हो गया B। ठीक है, अगर यहाँ पर पेरेंट्स के साथ एलिलिक फॉर्म में IA मिला, इधर IB मिला, तो ब्लड ग्रुप हो गया AB और ब्लड ग्रुप हो यहाँ पर जीनोटाइप हो गया IAB और यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो गया AB ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर देखने की बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर ब्लड ग्रुप के अंदर जो जीनोटाइप है वो IAIB है, यानी कि अगर जीनोटाइप अगर IAIB है तो यहां पर ब्लड ग्रुप ना तो A रहेगा ना ब्लड ग्रुप B रहेगा, यहां पर ब्लड ग्रुप बन जाएगा IAB ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप का टाइप हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। मतलब कि A जो है A वाली भी अपनी शुगर जो है A ब्लड ग्रुप वाला भी जीन अपना शुगर प्रोड्यूस कर रहा है और B वाला भी अपना शुगर बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों ही एलिलिक फॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। ठीक है, अब यहां पर ये जो है कि ये, और अगर स्मॉल i रहा दोनों के पास तो यहां पर हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर जो AB ब्लड ग्रुप है वो आपका कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है। इसके साथ साथ यहां पर अदर एग्जाम्पल भी है, जैसे कोट कलर इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स के अंदर जो कोट कलर है वो हम बात करें तो यहाँ पर जो है, जैसे कई सारे एनिमल्स में आपने देखा होगा कि जैसे कोई ब्लैक एनिमल है जिसको मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया है, और वाइट एनिमल है जिसको मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया है। तो कई बार जब इनमें मैटिंग होती है तो यहाँ पर जो कलर आता है वो रोन कलर आता है। रोन मतलब चितकबरा मतलब कि कहीं कहीं उस एनिमल के अंदर कहीं ब्लैक स्पॉट होंगे, कहीं वाइट स्पॉट होंगे, तो उस तरीके से यहाँ पर दोनों ही फॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम इसको R1 को, अब जब हम इसको हाइब्रिड कराएंगे, ठीक है, R1 को करा के देख लीजिए अकॉर्डिंग टू द मेंडल, R1 R2 करा के देख लीजिए इसको। तो यहां पर एक ये ऐसा बना, एक तो कैसा बनेगा आपका ब्लैक बनेगा, एक बनेगा आपका रोन यानी चितकबरा, ठीक है, एक फिर आपका चितकबरा बनेगा और एक आपका वाइट बनेगा। तो ये जो रेशो रहेगा 1:2:1 का रहेगा, ब्लैक, रोन और वाइट। ठीक है, ब्लैक, रोन और वाइट। ठीक है, तो यहां पर कोडोमिनेंसी के एग्जाम्पल इस तरीके से बनते हैं। कोडोमिनेंसी के अंदर दोनों ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहां पर
एक और लाइन आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में उठाती हूँ, और एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी लिस्ट बनी हुई है इसके जस्ट पीछे अगर आप देखें तो आपको जो है पेज नंबर 78, मेरी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 78 है। डू यू रियलाइज द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। तो यहाँ पर हम लगे हाथों ये बात और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मल्टीपल एलील का, लेकिन मल्टीपल एलील क्या होता है? मल्टीपल एलील वो फॉर्म है जो कि यानी कि मल्टीपल एलील वो होता है यानी कि वो कैरेक्टर जो एक से ज़्यादा एलीलिक फॉर्म के थ्रू डिसाइडेड रहता है। जैसे यहां पर एबीओ ब्लड ग्रुप, अब मैं इसको अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए ले लिया है। अब हम इसमें यहां पर चूंकि मल्टीपल एलील की एक बात निकली है इसलिए हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल एलील की बात करना है, क्योंकि एबी ब्लड ग्रुप है इसलिए मल्टीपल एलील की बात करना जरूरी है। मल्टीपल एलील फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल एलील होता है कि मल्टीपल एलील कि अगर कोई भी आपका ब्लड ग्रुप या कोई भी कैरेक्टर मोर देन 2 एलील फॉर्म से डिसाइड हो, इफ द कैरेक्टर डिसाइडेड फ्रॉम मोर देन 2 एलीलिक फॉर्म, ठीक है। जैसे आपका एबीओ ब्लड ग्रुप में है, आई ए भी होता है, आई बी भी होता है और स्मॉल आई भी होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो 3 एलीलिक फॉर्म से डिसाइड हो रहा है, आई ए, आई बी एंड आई। तो यहाँ पर ये जो आपका एबी ब्लड ग्रुप है ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील के हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बात निकली थी इसलिए बात करना ज़रूरी है, ठीक है। कोडॉमिनेंसी के अंदर ही आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में कुछ पैराग्राफ्स हैं, वो पैराग्राफ बच्चों के एक्चुअली समझ में नहीं आते हैं। मल्टीपल एलील्स की हम बात कर चुके हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप यहाँ पर कोडॉमिनेंस का एग्जाम्पल भी है और साथ में वो एक अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। इसके बाद मल्टीपल एलील के बाद वाला जो टॉपिक है आपका जो कोडॉमिनेंस के बाद आपका जो एनसीईआरटी में ओकेजनली से जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मैंने लिखा है, ठीक है, और फिर बाद में मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म डाल दिए ताकि फटाफट से कवर हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है एक्चुअली इस पैराग्राफ में, पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ती जाती हूँ फिर आपको समझाती जाऊँगी। ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, मैंने भी यहाँ भी ये लिखा ओकेजनली ये सिंगल जीन में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, मतलब कि हो सकता है कि कई बार एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा चीज़ों को अफेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहें कि कैपिटल टी टॉलनेस को तो इफेक्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि वो पी प्लांट के अंदर किसी और चीज़ को भी इफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर ये लाइन यही चीज़ कहना चाह रही है कि अगर एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा चीज़ों को हो सकता है कई बार अफेक्ट करे। ऐसा हो ही सही, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस एंड पी सीड्स, यानी कि उन्होंने बताया कि पी सीड्स के बारे में कि पी सीड्स के अंदर जब स्टार्च सिंथेसिस को देखा जाता है तब क्या होता है, इस कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। स्टार्च सिंथेसिस जो है वो एक जीन के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है। इट हैज़ 2 एलीलिक फॉर्म, इसका जो एलीलिक फॉर्म है वो कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी भी है, ठीक है। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी, यानी कि अगर कैपिटल बी होगा तो स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली होगा, ठीक है। ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ऐसा पी प्लांट जिसमें कैपिटल बी है तो वहां पर स्टार्च ग्रेन्स कैसे होंगे? लार्ज होंगे। अब यहाँ पर लार्ज ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ पूरी लाइन नहीं, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। स्मॉल बी है, ये भी एक तरीके का होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी एक तरीके का होमोजाइगस कंडीशन है, और होमोजाइगस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि रिसेसिव फॉर्म का होमोजाइगस कंडीशन है। और यहाँ पर जो स्टार सिंथेसिस होगा वो इन लेसर एफिशिएंसी, यानी कि जो स्टार सिंथेसिस होगा वो लेसर एफिशिएंसी में होगा, और जो स्टार्च ग्रेन्स होंगे
वो स्मॉलर होंगे, यानी कि वो उनमें स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। जो स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे वो कंपैरेटिवली छोटे छोटे बनेंगे और लार्जर में स्टार्च ग्रेन्स बड़े बड़े बनेंगे। ठीक है, चलिए हमने इसको कंपाइल करके यहाँ लिखा है। अगर कैपिटल बी है तो यहाँ पर जो सीड का शेप होगा वो राउंड शेप होगा और यहाँ पर उसका जो स्टार्च ग्रेन होगा वो कैसा होंगे, लार्जर होंगे। स्मॉल भी होंगे, वो सीड थोड़े से रिंकल्ड हो जाएंगे क्योंकि वहां पर जो है ये कैपिटल बी सीड को भी देख रहा है और यहाँ पर वो स्टार्च ग्रेन्स को भी इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टार्च ग्रेन्स होंगे वो स्मॉलर हो जाएंगे। नाउ कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पर राउंड है, यानी कि कैपिटल बी और ओवर स्मॉल बी, यानी कि कैपिटल बी कैसा हो गया, डोमिनेंट। कैपिटल बी कैसा हो गया, कैपिटल बी यहां पर डोमिनेंट है ओवर स्मॉल बी। तो स्मॉल बी कैसा हो गया, रेसेसिव। स्मॉल बी कैसा हो गया, रेसेसिव हो गया, इसलिए सीड का शेप तो कैसा आ गया, राउंड। लेकिन स्टार्च ग्रेन्स के केस में अगर देखा जाए तो स्टार्च ग्रेन्स ना तो बहुत बड़े होंगे ना बहुत छोटे होंगे, ये इंटरमीडिएटरी साइज के होंगे। यहां देखिए स्टार्च ग्रेन्स आर इंटरमीडिएट साइज, यही वो लिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है वो कह रहा है कि सो इफ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर एज द फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि अगर हम स्टार्च ग्रेन, देखिए अगर सीड शेप को कंसीडर करते हैं तो ये तो डोमिनेंस और रिसेसिव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सिंपल सा मेंडल का जो लॉ था वो लागू हो रहा है। लेकिन अगर हम स्टार्च ग्रेन की साइज को देखें तो ये जो फिनोमेना है ये इट शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि ना तो कैपिटल, देखिए यहां पर कैपिटल बी और स्मॉल बी में जो है स्टार्च ग्रेन की साइज क्या है, इंटरमीडिएट। मतलब कि ये ना तो कैपिटल बी हावी हो पाया ना स्मॉल बी हावी हो पाया, यानी कि दोनों ही जो है डोमिनेंस में इनकम्प्लीट रहे। तो यहां पर साइज कैसा रहा, इंटरमीडिएट। साइज कैसा रहा, इंटरमीडिएट। तो यही पैराग्राफ वो कहना चाह रहा है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी कि कई बार एक जो जीन होती है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल्स हम बहुत सारे देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोडोमिनेंसी का टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके साथ साथ मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी की लाइंस भी कवर करूँ, क्योंकि कई बार टीचर पढ़ा देता है, टीचर अपने तरीके से पढ़ा देता है, लेकिन जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने बैठता है तो उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप कि मेरा ये जो मेरा तरीका है आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए तो ज़रूर आप बेहिचक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।